बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास 9th का हमारा जो है चैप्टर चल रहा था बायो एनर्जेटिक्स का, जिसके अंदर हमने एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो है प्रोसेस पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने फ़ोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस पढ़ा, जिसके ज़रिए हमने पता लगाया कि सूरज से जो एनर्जी आ रही है, जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ज़मीन के ऊपर, वो जो एनर्जी है वो प्लांट्स जो है कैप्चर करते हैं और उससे खुराक बनाते हैं और ख़ुराक को अपने जिस्म के अंदर स्टोर करते हैं। और फिर जब उनको खुराक चाहिए होती है, जब उनको एनर्जी चाहिए, तो वो उस फूड मॉलिक्यूल को रिस्पायरेशन के ज़रिए ब्रेक डाउन करते हैं और अपने लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो बनाते हैं। और जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म है, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो वही एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या तो पौधों को डायरेक्टली कंज्यूम करके उनको खा के, या ऐसे जानदारों को कंज्यूम करते हैं, उनको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्टली पौधों को खाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन के फ़ोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दरमियान आपस में क्या कंपैरिजन है, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो जैसा कि हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जो है वो रिएक्शंस हैं, ठीक है। और ये दो रिएक्शंस जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ज़िंदगी है, ठीक है, इसके अंदर इंतहाई अहमियत के हामिल है, ठीक है। दोनों जो प्रोसेस हैं, इसके बग़ैर जो है ज़मीन के ऊपर जानदारों का रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इसका कंपैरिजन टेबल आपके पेज नंबर 143 पे बायोलॉजी की बुक के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो दोनों के अंदर डिफरेंस है और सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। आपको पता है कि सूरज से एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट आती है, और प्लांट उस लाइट और हीट को इस्तेमाल करता है और उस को जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, केमिकल बॉन्ड की सूरत में अपने बॉडी के अंदर स्टोर करता है। जबकि अगर रिस्पायरेशन को देखा जाए इसके अपोजिट, तो रिस्पायरेशन जो है एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इसके अंदर जो है किसी भी जानदार को जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो रिस्पायरेशन करता है, वो उस फूड मॉलिक्यूल को तोड़ता है और उससे एटीपी बनाता है, जो कि एनर्जी के लिए वो इस्तेमाल करेगा। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो एनर्जी ऑफ सनलाइट इज़ ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल। तो वही बात जो अभी हमने कही कि एनर्जी जो है वो सनलाइट से आ रही है, उसको जो है वो क्लोरोफिल जो है, जो कि पौधों के पत्तों के अंदर मौजूद होता है, वो उसको कैप्चर करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी की सूरत में वो किस तरह उसको स्टोर करेगा कि वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। जबकि रिस्पायरेशन इसके अपोजिट काम करती है कि कोई भी स्टोर्ड मॉलिक्यूल जो होता है एनर्जी का, उसको जो है वो ब्रेक डाउन करता है जानदारों का जिस्म, ठीक है। और उससे जितनी भी सेल जो है वो एटीपी बनाते हैं और जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सेल वो परफॉर्म करता है। फ़ोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं वो पौधे हासिल करते हैं। वाटर जो है वो पानी जो है वो जड़ों के ज़रिए जो है पौधे एब्ज़ॉर्ब करते हैं ज़मीन से, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, वो इस्तेमाल करते हैं। और इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फ़ोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। जबकि रिस्पायरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ये जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम खुराक के तौर पे खाते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक हैं, या जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म है उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर की होती है जो ग्लूकोज वो। और हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि पौधा जो है वो अपनी ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो बनती है उसकी फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर, उसको इस्तेमाल करता है। और इन दो रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं रिस्पायरेशन के अंदर। चौथा जो इनके अंदर जो डिफरेंस है कि फोटोसिंथेसिस की बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो पौधे के अंदर बनती है फोटोसिंथेसिस की सूरत में, और वो ऑक्सीजन जो है वो पौधा जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अलावा बाकी जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करता है, और बाकी जितने भी एरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले जानदार हैं, ठीक है, वो सारे उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। जबकि यही इसका फोटोसिंथेसिस का अपोजिट रिस्पायरेशन के अंदर है कि पौधे जो है वो रिस्पायरेशन की फोटोसिंथेसिस की सूरत में ऑक्सीजन को जो है वो जिस्म से बाहर निकालते हैं, जबकि वही ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले जानदार अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और उसको रिस्पायरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगला जो इनके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि ये हम बार बार क्लास में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस पौधे के सिर्फ ग्रीन पार्ट में होगा, वो भी उस सूरत में जब सूरज की रोशनी मौजूद होगी। पौधों के अलावा कुछ एल्गी और कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि फ़ोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं। बाकी जो है जानदार जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते फ़ोटोसिंथेसिस की सूरत में। लेकिन रिस्पायरेशन जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस की तरह किसी भी लोकेशन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। रिस्पायरेशन जो है हर जानदार का हर सेल हर वक्त जो है वो परफॉर्म करता है। ये दोबारा हमारी यही बात डिस्कस हो रही है कि रिस्पायरेशन जो है वो हर जानदार के जिस्म का हर सेल हर वक्त कैरी आउट करता है, क्योंकि हर वक्त सेल जो है वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसे एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी वो रिस्पायरेशन की सूरत में हासिल करता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि हमने क्लास में पढ़ते हुए ये जो है डिस्कस किया था कि मेटाबॉलिज्म जो होती है वो दो तरह की होती है। मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह की होती है। एक ऐसी मेटाबॉलिज्म की टाइप है जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। और दूसरी टाइप जो है मेटाबॉलिज्म की ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर बॉडी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये एग्जांपल है एनाबॉलिक रिएक्शन का, कि दो छोटे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं ग्लूकोज का, ऑर्गेनिक फूड का, जो कि बॉडी के अंदर स्टोर होती है। जबकि रिस्पायरेशन इसके अपोजिट है। रिस्पायरेशन एक बड़ा फूड का मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो टूट के एनर्जी में कन्वर्ट होता है और साथ जो है वो छोटे दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बनाता है। अगला जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो ये है कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जो है वो स्टोर करेगा एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर। तो जब मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर स्टोर होंगे तो ऑटोमेटिकली फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो वज़न को जो है वो बढ़ाएगी। जबकि रिस्पायरेशन जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल टूटते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो जब फूड मॉलिक्यूल जिस्म से टूटेंगे तो पीछे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम रह जाएगी। तो रिस्पायरेशन की सूरत में बॉडी जो है वो वेट लॉस करती है, वज़न बॉडी का कम होता है। और आखिरी जो इधर मेंशन है, जो पॉइंट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, ये फिर वही बात ऊपर वाली दोबारा डिस्कस हो रही है कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ दिन के वक्त होती है, और वो भी तब उसी सूरत में होगी जब सूरज की रोशनी एक ख़ास हद तक जो है लाइट की एक ख़ास हद तक इंटेंसिटी मौजूद होगी, तभी वो प्रोसेस ये कर सकेगी। और जबकि रिस्पायरेशन फिर वही बात आ गई जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसी टाइम के लिए स्पेसिफिक नहीं है। रिस्पायरेशन दिन में रात में हर जानदार के जिस्म का हर सेल हर वक्त करता है, क्योंकि उसे हर वक्त काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने कंपैरिजन किया। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आप इसको ख़ुद पढ़ें, समझें और फिर जो है इसको लिखने की कोशिश करें।